तो आज का दिन बेहद खास है, बेहद पावन है, क्योंकि आज राम मंदिर के 2 साल पूरे हो गए हैं। वर्षगांठ की खुशी में पूरा अवध खूबसूरत रंग में रंगा है। मंदिर परिसर से लेकर अयोध्या नगरी में एक अलग ही उत्साह है। यूं तो तिथियों के हिसाब से राम मंदिर का वार्षिक उत्सव 31 जनवरी को मनाया गया था, लेकिन आज अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के हिसाब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर अयोध्या समेत कई जगह अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख वो ऐतिहासिक तारीख है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लिहाजा इस पावन दिन पर भारी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं, रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं। आस्था, उमंग और उल्लास इतना है कि हर कोई राम धुन पर झूम रहा है, या यूं कहें रामनगरी में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्त इस पावन धाम में पहुंचकर खुद को धन्यभागी समझ रहे हैं। आज एक अध्याय और राम मंदिर में जुड़ने जा रहा है। आज अयोध्या में राम धनुष की भी स्थापना होगी। पंच धातु का सुनहरा कोदंड धनुष 8 फीट लंबा और 286 किलो वजनी है, जो ओडिशा के राउरकेला से रामनगरी पहुंचा है, जिसे आज रामलला को अर्पित किया जाएगा। अवध में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की उमंग है। हम आपको अयोध्या की आज सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं। जीएनटी पर कीजिए रामलला के दर्शन। देखिए कैसे आज सुबह रामलला का श्रृंगार हुआ, मंगला आरती हुई। ये पल इसलिए खास है क्योंकि 2 साल पहले आज ही के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो शुभ समाचार ये भी है कि भक्तों की ओर से रामलला को अनुपम उपहार भी दिया जा रहा है। आज अयोध्या में श्री राम को कोदंड यानी धनुष अर्पित किया जाएगा। इसे राउरकेला के एक संगठन की ओर से तैयार करवाया गया है। पंच धातु से बने इस धनुष की कई विशेषताएं हैं। इसमें 986 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी भी है। खास बात यह है कि पुरी से इस अनुपम उपहार को भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ लेकर अयोध्या पहुंचे हैं, और अब ये कोदंड अयोध्या में राजा राम की शोभा बढ़ाएगा। अयोध्या में जाके इसको मतलब भेंट किया जाएगा, जो कि 5 धातु से बना हुआ धनुष है। 235 केजी का ये धनुष है, और धनुष में स्वर्ण लगा हुआ है 1.5 केजी, और इसमें चांदी का भी मिश्रण है 5 केजी का। बाकी में पंच धातु से मिश्रण से किया हुआ है 235 केजी का ये। देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, और वही उत्सव के रंग इन 2 सालों में लगातार अयोध्या में देखने के लिए मिले हैं। आज अयोध्या में उत्सव का माहौल है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने की खुशी मनाई जा रही है। भारी संख्या में पहुंचे रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या धाम में धार्मिक पर्यटन केंद्र बन चुका है। वैसे तो पहले भी अयोध्या में भक्तों की भीड़ नजर आती है, मगर पिछले 2 साल में भक्तों के आंकड़ों की अगर बात करें या फिर राम मंदिर के विकास की बात करें, एक के बाद एक विकास और विस्तार के नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। मंगलहारी प्रभु दशरथ अक्षर बिहारी, रघुकुल रीत सदा चले आई। आज उल्लास का दिन है, आज उमंग का दिन है। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अक्षर बिहारी। आज राम भक्ति के बयार में सराबोर हो जाने का दिन है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया
आज हर उस सनातनी के लिए उत्सव का दिन है जिसने भव्य, अलौकिक और अद्भुत राम मंदिर की कल्पना की थी। अयोध्या में आज श्रद्धा और भक्ति के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या की गलियों में रामधुन की मिठास घुल रही है। तारीख के लिहाज से अयोध्या में आस्था, संघर्ष और संकल्प का प्रतीक बने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे हो गए। आज का दिन अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का प्रतीक है। भव्य रामलला के दरबार का सपना पूरा हो चुका है। देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने पहुंचे हैं जब पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर ही केंद्रित हो गई थी। 500 साल की प्रतीक्षा खत्म होने जा रही थी। साधु संत, नेता, अभिनेता सभी चेहरों पर खुशी और आंखों से आंसू झलक रहे थे क्योंकि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी। अब से 2 साल पहले साल 2024 में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी की तारीख थी। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या में मौजूद राम भक्तों ने पलकें बिछा रखी थी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक दिन और दिन का हर पल भक्ति और श्रद्धा का गवाह बना था। श्याम वर्ण माथे पर टीका और मुकुट, धनुष बाण के साथ पीतांबर वस्त्र में सुशोभित रामलला की मनमोहक छवि से लोगों की आंखें हट नहीं रही थी। गर्भगृह के भीतर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो बाहर राम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही थी। जैसा ऐतिहासिक दिन था उसी तरह प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भव्यता थी। प्रभु श्री राम के पहले दिव्य दर्शन का पूरे देश में लोगों को किसी न किसी माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक अनुष्ठान के साथ जिस सपने ने साकार रूप लिया था वो आज पूर्ण भव्यता के साथ देश दुनिया के सामने खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले 2 साल में राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो चुका है। मुख्य मंदिर, परकोटा और मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और मंदिर में ध्वज दंड और कलश भी स्थापित किए जा चुके हैं। राम मंदिर के कैसे रहे ये 2 साल, देखिए खास रिपोर्ट। इन 2 वर्षों में न केवल मुख्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ बल्कि राम जन्मभूमि परिसर 14 दूसरे भव्य मंदिरों से सुसज्जित होकर एक विराट धार्मिक सांस्कृतिक परिसर के रूप में विकसित हो चुका है। चलिए राम मंदिर के निर्माण की यात्रा पर नजर डाल लेते हैं। करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये मंदिर परिसर अब केवल पूजा अर्चना का केंद्र नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, स्थापत्य कौशल और आधुनिक सुविधाओं का संगम बन गया है। राम मंदिर में बाल स्वरूप रामलला तो विराजमान है ही, अब प्रथम तल पर राम परिवार के भी दर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा 800 मीटर लंबा परकोटा भी बनकर तैयार हो गया है। इन मंदिरों ने परिसर की आध्यात्मिक गरिमा को और ऊंचाइयां दी हैं। परिसर समरसता का भी संदेश देता नजर आता है। दरअसल श्री राम के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, निषाद राज, अहिल्या और माता शबरी के भी मंदिर परिसर में बनकर तैयार हैं। हालांकि ये मंदिर अभी श्रद्धालुओं के लिए खोले नहीं गए हैं। राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण के लिए 25 नवंबर 2025 की तारीख पर मुहर लगी। श्री राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे स्वर्ण शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोविदार ध्वज को लहराया। अहमदाबाद की पैराशूट बनाने वाली कंपनी में इस ध्वज को बनाया गया जिसका रंग केसरिया है। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। ध्वज पर 3 चिन्ह सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष को स्थान मिला। कोविदार वृक्ष अयोध्या के रघुकुल वंश का प्रतीक चिन्ह है। सूर्यवंशी होने के नाते इस ध्वज में सूर्य के चिन्ह को स्थान दिया गया है। कोविदार वृक्ष श्री राम के रघुवंश का प्रतीक चिन्ह है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 साल का समय देखते ही देखते गुजर गया। इस दौरान भगवान राम के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक भक्तों के आने का सिलसिला कभी थमा नहीं। जो भी आया वो मंदिर और मंदिर में विराजमान रामलला का दर्शन कर भाव विभोर हो गया। वैसे तो पहले भी अयोध्या में भक्तों की भीड़ नजर आती थी, मगर पिछले 2 साल में भक्तों के आंकड़े की बात करें या फिर राम मंदिर के विकास की करें तो अनवरत विस्तार के स्वर्णिम अध्याय जुड़ते चले गए।
रामलला का मंदिर तो बना, लेकिन मंदिर बनने के साथ अयोध्या की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी गति मिलती चली गई। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल गए। राम मंदिर बनते ही भक्ति का ऐसा ज्वार फूटा कि शहर में पर्यटकों की संख्या में 4 से 5 गुना तक की वृद्धि हुई। आंकड़ों पर नजर डालें तो अयोध्या में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। राम मंदिर बनने के बाद 2024 में ये संख्या छलांग लगाकर 16 करोड़ के ऊपर पहुंच गई और 2025 के पहले 6 महीने में ही 23 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अनुमान के तौर पर साल 2025 के अंत तक करीब 50 करोड़ पर्यटकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं बीते कुछ दिनों में देश विदेश से आए 10 लाख से अधिक भक्तों ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। 2 साल के भीतर श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए आधुनिक दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डिजिटल सूचना प्रणाली, सुगम मार्ग, प्रतीक्षालय, पेयजल, स्वच्छता और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं विकसित की गई हैं। इनमें 100 फीट चौड़ा राम जन्मभूमि पथ, दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर की सुविधा, दर्शन पथ से लेकर राम मंदिर तक LED टीवी, दर्शन पथ पर स्थायी कैनोपी, वाटर प्लांट, शौचालय की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के सामान और जूता चप्पल जमा कराने के लिए लॉकर, 25,000 श्रद्धालुओं की क्षमता वाला तीर्थयात्री सुविधा केंद्र और आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल शामिल हैं। देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए रामनगरी अब सुव्यवस्थित और सुसज्जित धार्मिक नगरी के तौर पर उभरी है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही अयोध्या वासियों को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात मिल चुकी थी, जिसने देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की राह आसान बना दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अवध में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की उमंग है। हम आपको अयोध्या की आज सुबह की तस्वीरें दिखा देते हैं। रामलला के दर्शन आप कर लीजिए। कैसे आज सुबह रामलला का श्रृंगार हुआ, मंगला आरती हुई और सुबह सवेरे भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, क्योंकि 2 साल पहले आज ही के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज सुबह के दर्शन की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भव्य श्रृंगार हुआ। 2 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन लगातार प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में कई कार्यक्रमों के होने का सिलसिला लगातार जारी है। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी का स्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता माया गुण जाना ईता माना वेद पुराण। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि रामकथा म्यूजियम को 223 साल पुरानी पांडुलिपि भेंट की गई है। इसे 1992 की दुर्लभ धरोहर बताया जा रहा है। इसे संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसमें रामायण के 5 प्रमुख कांड का जिक्र है, जिसमें बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड शामिल है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण पर आधारित इस दुर्लभ लिपि के अब राम भक्तों और श्रद्धालुओं को दर्शन हो सकेंगे। ये पांडुलिपि इससे पहले राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को सौंपी गई थी। प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के अवसर पर अयोध्या से सूरत तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। सूरत में छात्रों ने ह्यूमन चेन बनाकर इस आस्था और उत्सव के रंग बिखेरे हैं। 1008 छात्रों ने खास आकृति बनाकर अपनी आस्था भक्ति का इस अंदाज में प्रदर्शन किया है।
माघ मेले का हर रंग निराला है। यहाँ तप की साधना, मोक्ष की आकांक्षा है और संस्कृति के रंग है। माघ मेले में कुदरत को संवारने का संदेश भी दिया जा रहा है। देवराहा बाबा का पंडाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देवराहा बाबा के पंडाल को फूलों से सजाया गया है। कुटिया से लेकर गेट तक फूलों से महक रहा है। उनके इस शिविर में राम अर्चन पूजा का आयोजन हुआ। इसके लिए 2 टन फूलों से पूरा पंडाल सजाया गया। इतना ही नहीं, यहाँ हवन कुंड तक फूलों की चादर ओढ़े हुए थे। हवन भी सिर्फ गुलाब के फूलों से किया गया। ये पूरी पूजा इको फ्रेंडली तरीके से हुई, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। मेले में हर रंग नजर आते हैं, लेकिन प्रयागराज के इस अखंड ज्योति यानी देवराहा बाबा के शिविर आज बहुत खास है, क्योंकि आज राम अर्चन पूजन किया जा रहा है। और अगर पंडालों पे निगाह डालेंगे तो चारों तरफ इन पूरे पंडाल को फूलों से सजाया गया है और 2 टन फूल का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इको फ्रेंडली तरीके से देवराहा बाबा यानी राम अर्चन पूजा की जा रही है। उसके लिए पूरे पंडाल को फूलों से सजाया गया है। 2 टन फूल लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इको फ्रेंडली तरीके से ये राम अर्चन पूजा की जा रही है। अखंड ज्योति से लेकर पंडाल के हर एक कुटिया को पूरी तरीके से फूलों को सजाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये इनका जो जन्म दिवस या जो राम अर्चन पूजन का कार्यक्रम है, ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जा रहा है। और 2 टन फूल लगाकर पूरे पंडाल को भी सजाया गया है। प्रयागराज में ये पंडाल बिल्कुल अलग है। देवराहा बाबा का शिविर कहा जाता है और राम अर्चन पूजन के दिन इको फ्रेंडली तरीके से पूजा पाठ किया जा रहा है। आनंद राज, गुड न्यूज़ टुडे, प्रयागराज। ये 2 टन के करीब हमारे पास जो फूल हैं, जिसमें कुछ थाईलैंड से, बंगाल के, सिक्किम के अलग अलग क्षेत्रों से फूल मंगा के हर वर्ष भगवान राम का पूजन होता है। जिसमें ये जो पूजन है राम अर्चन, उसमें फूलों के द्वारा पूजन होता है। तो इसीलिए हमारी कुटिया भी भगवान के मतलब जो भगवान का जो स्वरूप लेके कि यहाँ पर विराजमान होंगे भगवान, तो इस कुटिया को भी उस तरह से सजा दिया जाता है फूलों से। सात्विकता की बात करें तो आप ये देखिएगा कि गेट से लेकर अंत तक, अंदर तक सारा फूलों से ये एक तरीके से जगमग हो गया है। फूल जो कि हमारे 5 तत्व का भी सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जहाँ धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश का समावेश हो, आज वहाँ देवराहा बाबा का लेकर आकाश से लेकर जमीन तक यहाँ पर उन 5 तत्व का आवाहन हो रहा है। बात गणतंत्र उत्सव की 3 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। लिहाजा पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुट गया है। राजधानी दिल्ली की छटा एकदम निराली है। कर्तव्य पथ पर देश के वीर जवान हुंकार भर रहे हैं। 21 तोपों की सलामी की भी तैयारी जोरों पर है। वहीं इस बार कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना कुछ खास और अनोखा दिखाने के लिए जा रही है। और इस बार 77वें गणतंत्र दिवस परेड में भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। कर्तव्य पथ पर DRDO द्वारा बनाई गई घातक हाइपरसोनिक मिसाइल भी पहली बार दुनिया के सामने आएगी। ये हथियार भी पूरी तरह से स्वदेशी और अचूक है, जो मौका पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों में तबाही मचा सकती है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से कई गुना अधिक है। बताया जा रहा है कि दुश्मन के रडार ना तो इसे पकड़ सकते हैं और ना ही ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर है, यानी इतनी दूरी तक ये दुश्मन को टारगेट कर सकती है। सबसे अहम बात चौथी बताएं तो एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जो समुद्र में तैनात दुश्मन के जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर तक को ध्वस्त करने का दम रखती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने निर्णायक भूमिका निभाई। देश और दुनिया में उसकी चर्चा रही। और इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर DRDO एक और घातक मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर पहली बार आ रहा है। इसके ट्रायल हो रहे हैं। 1500 किलो की मारक क्षमता है। हमारे साथ राजा बाबू हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं DRDO के मिसाइल के। आपसे जानना चाहूँगे, जो नई मिसाइल DRDO ने तैयार की है, क्या इसकी खासियत आप बता पाएंगे? जो मिसाइल आप देख रहे हैं, ये इस कैटेगरी में पहला मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मतलब जो ध्वनि का वेग होता है, साउंड ऑफ द साउंड, इससे बहुत गुना ज़्यादा तेज़ से चलती है। ये लगभग 10 माक का वेलोसिटी से ये मिसाइल चलती है। और दूसरी बात ये है
ये मिसाइल पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर चलते हैं। जनरली मिसाइल क्या होता है, ऊपर जाके ऊपर से नीचे बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होता है, लेकिन इसका ट्रैजेक्टरी ऐसा है पूरा विद इन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ हाफ्स लेके चलती है। इससे क्या रहेगा, तो जो दुश्मन का राडार होता है उसमें पकड़ में नहीं आएगा जब तक ये आखिरी वक्त तक पकड़ में नहीं आएगा। तो वही कोई इसको मिसाइल को देख नहीं सकते और उसको वो इसका ट्रैजेक्टरी एस्टिमेट नहीं कर सकते। इस साल गणतंत्र दिवस पर पहली बार स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी होगी। रिहर्सल से पहले जवानों ने बाकायदा शस्त्र पूजा भी की। खास बात यह है कि तोप ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी स्थित आतंकी कैंपों के खिलाफ सफल रही थी। 8 गन 52 सेकंड में 21 गोले दागेंगी। ये ब्रिटिश 25 पाउंडर गनों की जगह ले रही है, जो मेक इन इंडिया की मिसाल है। ये ब्रिटिश 25 पाउंडर गनों की जगह ले रही है, जो मेक इन इंडिया की मिसाल है। 26 जनवरी को दी जाने वाली तोपों की सलामी से पहले अभ्यास जारी है। जवानों ने तोपों की पूजा भी की। इन तोपों के नाम नवदुर्गा के नाम पर रखे गए हैं, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। इससे पहले ब्रिटिश एरा की 75/25 पाउंडर्स गन्स का इस्तेमाल किया जाता था, पर ईयर 2023 ऑनवर्ड्स हमने इंडिजिनस गन्स के ऊपर शिफ्ट किया है, जो कि एक इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स की जो ड्राइव चल रही है उसी के मुताबिक ये किया गया है। और अभी जो गन आप देख रहे हैं ये 105 mm लाइट फील्ड गन है, जिसका कैलिबर 105 mm है और इसकी मारक क्षमता 17.2 किलोमीटर है। यह 1 मिनट के अंदर 6 गोले दाग सकती है। इसका वजन 2380 kgs है, जो कि इसी के समानांतर 105 mm इंडियन फील्ड गन के मुकाबले 1000 kg हल्की है, जिसके कारण इसको हेलीपोर्टेबल भी किया जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह हेलीकॉप्टर की मदद से मूव किया जा सकता है। 77वें गणतंत्र दिवस का जश्न शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में इस जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासकर देश के सरहदी राज्यों और संवेदनशील इलाकों में विशेष तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक और दिल्ली से लेकर पंजाब और राजस्थान तक सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर है। सरहद पर भी चौकसी, रेलवे स्टेशनों पर भी तलाशी अभियान, सड़कों और हाईवे पर भी गाड़ियों की तलाशी और बाजारों में भी पुलिस की पेट्रोलिंग। सुरक्षा का ये चाक चौबंद इंतजाम 77वें गणतंत्र दिवस पर देश भर में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देश के सबसे संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर से आई हैं, जहां 26 जनवरी की तैयारियों के बीच ही शहर शहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही तमाम एजेंसियां न सिर्फ जगह जगह तलाशी अभियान चला रही हैं, बल्कि सिक्योरिटी से जुड़ी ड्रिल भी कर रही हैं, ताकि सुरक्षा तैयारियों को हर कसौटी पर परखा जा सके। कश्मीर की तरह ही जम्मू संभाग के तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाहे बाजार हो या फिर धार्मिक स्थल। हर छोटी से छोटी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पहरा है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और इसी बीच खुफिया एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार देश के बड़े मंदिर जो है आतंकियों के निशाने पर हैं। इनमें जम्मू का श्री रघुनाथ जी मंदिर भी शामिल है, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के ऐतिहासिक श्री रघुनाथ जी मंदिर के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। कमोबेश सुरक्षा के ऐसे ही चाक चौबंद इंतजाम देश की राजधानी दिल्ली में भी नजर आ रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस समारोह का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां सिक्योरिटी प्लान के अनुसार मोर्चे पर सुरक्षा जिम्मा संभाल चुकी हैं। सुरक्षा के इस काम में कंट्रोल रूम के जरिए राजधानी के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ग्राउंड पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे दिल्ली पुलिस के जवानों को AI बेस्ड खास चश्मे भी दिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि इस चश्मे में 65,000 अपराधियों का डेटा फीड है, यानी पुलिस वालों की नजरों से कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। हम इंश्योर करेंगे कोई अवांछित आदमी यहाँ पे अंतर ना कर पाए। हमने वीडियो एनालिटिक्स और एफआरएस के द्वारा भी पूरे एरिया को कवर किया हुआ। मोर देन 3000 सीसीटीवी कैमराज इस एरिया के अंदर इंस्टॉल किए हैं। अराउंड 14 के लगभग हमारे कंट्रोल रूम है, जिनके अंदर हमने सीसीटीवी के साथ में ट्रेंड स्टाफ को लगाया गया, जिनकी लगभग 1 सप्ताह तक ट्रेनिंग हुई कि अगर वीडियो एनालिटिक्स में या एफआरएस के माध्यम से कोई सस्पिशियस आदमी एक्टिविटी दिखाई दे तो उनको कैसे उसको बताना, और नियरेस्ट टीम अरेस्ट पार्टी भी रखी हुई है जो उनको इमीडिएटली अरेस्ट और डिटेन करेगी। वी विल मेक श्योर कि हमारी रिपब्लिक डे देश का पर्व हम सारे साथ मिलकर अच्छे से मनाएं। वहीं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल्स और तमाम मठ मंदिरों के आसपास न सिर्फ अतिरिक्त पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है, बल्कि शहर में पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। दिवस को लेकर अयोध्या में जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह निगरानी की जा रही है, फोर्सेस जो है यहाँ पे तैनात है और लगातार यहाँ पे गश्त की जा रही है। रामपथ पे हम हैं, राम जन्मभूमि बगल में है और काफी श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं रोजाना। तो रोजाना एक रूटीन चेकअप भी होता है, उसको लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन, पुलिस, बस अड्डे की चेकिंग के साथ साथ होटल, ढाबे, सराय की भी चेकिंग निरंतर की जा रही है। इसके अलावा अयोध्या में आने वाले वाहनों की भी चेकिंग निरंतर जारी है। उधर देश के पश्चिम राज्य गुजरात में भी 26 जनवरी के नजदीक आते ही सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राज्य के तटीय इलाकों में अर्धसैनिक बल के जवान खास चौकसी बरत रहे हैं। इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों का पूरा जोर गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्वक संपन्न कराने पर है, लिहाजा एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चे पर डटी हुई है। श्रीनगर से अशरफ वानी, जम्मू से सुनील जी भट्ट, अयोध्या से मयंक शुक्ला और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में कुछ दिनों से ठंड का असर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन एक बार फिर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लौट सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने न सिर्फ पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई, बल्कि मैदानी राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम के मिजाज में यह बदलाव लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलेगा। जनवरी का ये महीना खत्म होने के कगार पर है, लेकिन जाते जाते जनवरी में एक बार फिर ठंड की जोरदार वापसी होने वाली है, क्योंकि बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहे हैं, जिसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज से लेकर 26 जनवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 22 तारीख की देर रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफेक्ट करेगा और देर रात से लेकर फिर 23 तारीख को पूरा दिन और 24 तारीख की मॉर्निंग तक पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना है। तो ये जो स्पेल है, ये जो WDR है, ये काफ़ी सक्रिय है और इसके चलते स्पेशली बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ में डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश भी हो सकती है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने और साफ आसमान के कारण दिन का तापमान बढ़ा था, लेकिन अब नए सिस्टम के आने से ठंड वापस लौट रही है, जिसका अच्छा खासा असर मैदानी राज्यों में भी नजर आने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के भीतर 6 मैदानी राज्यों में बारिश की संभावना जताई है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का नाम शामिल है। अगले 2 से 3 दिन में कुछ चेंजेस आएंगे। 22 इवनिंग से कुछ बदलाव है। पंजाब हरियाणा के कुछ वेस्टर्न पार्ट्स में कुछ बादल और बारिश हल्की शुरू होगी, फिर पंजाब हरियाणा के बाकी जिलों में भी उसका असर होगा, तो स्थिति बदलेगी और बीच बीच में कुछ विंटी वेदर और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी 1-2 जगह पे इन प्रदेशों में हो सकती है। तो अभी आप जैसे देख रहे थे कि फॉग जो है वो भी निकल चुका है, फॉग काफी एरियाज में, और कुछ सन्नी वेदर भी है। तो इसी तरह से आगे भी 2 से 3 दिन रहेगा। दिन के टेम्परेचर्स में कुछ कमी आएगी और इसके बाद फिर से कुछ टेम्परेचर्स में कमी आएगी, जैसे आप पहले देख रहे थे।
अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सच साबित हुआ तो समूचे उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड का एक और कड़ाकेदार दौर लौट सकता है, जो बीते हफ्तों जैसे तीव्रता वाला हो सकता है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा करते समय मौसम विभाग के अलर्ट को जरूर जान लें, ताकि सफर के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। शिमला से विकास शर्मा और चंडीगढ़ से असीम वस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन संस्कृति विदेशियों को आकर्षित कर रही है। रूस का एक जोड़ा सनातन की इस डोर में बंधा हुआ वाराणसी पहुंचा, जहां इस जोड़े ने वैदिक रीति रिवाज के साथ शादी की। मंदिर में शादी की रस्में निभाई, मंत्र पढ़े, संकल्प हुआ और फेरे भी लिए गए। रूस से आए इस जोड़े को भारतीय संस्कृति और दुनिया का सबसे प्राचीन शहर काशी काफी पसंद आया। इसी वजह से इन्होंने यहाँ शादी का फैसला कर लिया। लोगों का ये था कि हम सनातन धर्म को मानते हैं और हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम शादी करेंगे। शादी होने से ये यहाँ पे काशी में एकदम खुश हैं कि नहीं, हमको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सनातन धर्म के हिसाब से हम शादी किए हैं, इससे ये लोग बहुत प्रसन्न हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव की बेटियां फुटबॉल की दुनिया में धमाल मचा रही हैं। गांव की 7 बेटियों का भारतीय टीम में चयन हो चुका है। गांव की 30 से ज्यादा बेटियां सेना और रेलवे में सेवा दे रही हैं, जिनकी कामयाबी की वजह से गांव की पहचान मिनी ब्राजील के तौर पर हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। अनुशासन, संयम और समर्पण लक्ष्य पर फतह हासिल करने का वो मंत्र जिसे इन बेटियों ने अपने जीवन का आधार बना लिया है। इस फुटबॉल ग्राउंड से गांव की बेटियों की दिन की शुरुआत होती है। गांव के हर घर की बच्ची फुटबॉल खेल में भाग्य आजमा रही हैं। वार्म अप होने के बाद गांव की बेटियां फुटबॉल की प्रैक्टिस में जुट जाती हैं। एक बेहतर फुटबॉल प्लेयर बनने की कोशिश में सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करती हैं। मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर भिवानी जिले के अलखपुरा गांव की ये बेटियां अब देश ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। गांव की 7 बेटियों का भारतीय फुटबॉल टीम में चयन हो चुका है, जबकि 30 से ज्यादा बेटियां सेना और रेलवे में नौकरी पाकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। कभी बेटियों को बोझ समझने वाला ये गांव आज उनकी कामयाबी पर गर्व कर रहा है। सर, अभी हमारे अलखपुरा की 7 लड़कियां जो हैं इंडिया कैंप में हैं। एक सीनियर में है संजू यादव, जो टर्की गई हुई है एक्सपोजर टूर के लिए, फ्रेंडली मैचेज खेलने के लिए। जो अभी 2026 में एशियन चैम्पियनशिप होगी, उसके लिए इंडिया ने 20 साल बाद क्वालिफाई किया था और उसमें हमारे गांव की लड़की है संजू यादव। और उसके बाद अंडर 20 में हमारे गाँव की 5 लड़कियाँ हैं, पूजा जाखड़, पारुल, मुस्कान और हिमांशी और श्वेता। ये जो अंडर 20 का कैंप है ये बेंगलोर में लगा हुआ है। 2 दशक पहले तक अलखपुरा गांव की पहचान बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत और उनके परदादा आजादी से पहले के प्रसिद्ध दानवीर सेठ छाजू राम लामा के नाम से होती थी। लेकिन अब इस गांव की नई पहचान उसकी बेटियां हैं, जो फुटबॉल के मैदान में कमाल दिखाकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत रही हैं। गांव की लगभग हर बेटी फुटबॉल खेलती है और कई खिलाड़ी खेल के दम पर सरकारी नौकरियां हासिल कर चुकी हैं। मेरा नाम अंजलि है, मैं फुटबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ, अलखपुरा गांव से हूँ। हमारे गांव पे दोनों टाइम 200 से ज़्यादा लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं और बहुत सारी लड़कियां ज्वाइन भी कर चुकी हैं नौकरी। 30 से ज़्यादा लड़कियां अभी तक जॉब में लग चुकी हैं और आगे भी ऐसे ही लगती रहेंगी। और हमारी ग्राउंड की शुरुआत पीटीआई सर ने की थी। बदलाव की शुरुआत साल 2005 के आसपास हुई। तब गांव के सरकारी स्कूल के पीटीआई गोवर्धन शर्मा ने पहले लड़कों को कबड्डी सिखाई, लेकिन बेहतर प्रदर्शन न होने पर उन्होंने लड़कियों को फुटबॉल से जोड़ा। नतीजा, लड़कियों ने अपनी योग्यता साबित करते हुए जिला और राज्य स्तर पर मेडल जीतने शुरू कर दिए, जिसके बाद फिर पीछे पलटकर देखा ही नहीं। हमारे ग्राउंड पे गोवर्धन पीटीआई सर ने खेलना शुरू करवाया है, तो हमारे गांव की कई लड़कियां
खेलती थी, तो उनको देखकर मैं भी यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया। और हमारे गांव की लड़कियां जॉब भी लग चुकी है और इंडिया की टीम में अभी प्रेजेंट कर रही है, अंडर 20 के लिए कैंप में गई हुई है इधर। तो उनको देखकर मैंने भी खेलना शुरू कर दिया और मैं भी अभी असम राइफल में सिलेक्ट हुई हूँ। गांव की 200 से ज्यादा लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। जैसे जैसे बेटियों को मेडल मिलने लगे, वैसे वैसे हर घर से लड़कियां मैदान में उतर आईं। ये खेल नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर कामयाबी की बुलंदियों को छूने की जिद है। देश और गांव की शान में 4 चांद लगाने की ललक है। आंखों में पलते सपनों को सच कर आत्मनिर्भरता की उड़ान भरनी है। भिवानी से जगबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।